तो सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 जिसका एग्ज़ाम डेट है 28 फरवरी 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। प्रबंधकीय कौशल जिसे हम मैनेजमेंट कह रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम में 45 नंबर का आने वाला है और इसको लेकर के सभी लोगों के मन में बड़ी परेशानी है कि आखिर इसमें क्वेश्चन आएंगे कैसे, प्रश्न कैसे आएंगे। तो आज हम जो प्रश्न लेकर के आए हैं वो आपके 26, 27 और 28 मार्च 2017 में जो महिला एवं बाल विकास का एग्ज़ाम हुआ था महिला पर्यवेक्षक का, उन्हीं के प्रश्नों को हूबहू जो एग्ज़ाम में आए थे उन प्रश्नों को हम लेकर के आ गए हैं और उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ किस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, और पूरा डिटेल में आपको जानकारी देंगे एक एक प्रश्न के बारे में। चलिए, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं वो सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है मैनेजमेंट का। इससे पहले सभी सब्जेक्ट के 3-3 प्रैक्टिस सेट डल चुके हैं और ये आज का दूसरा वीडियो है। आज सुबह ही हमने जो है सामान्य ज्ञान, मैथ, कंप्यूटर का और रीजनिंग का वीडियो आज सुबह ही डाला है और आज शाम को हम इसी का मतलब सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है प्रबंधकीय कौशल, उसका वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले आपको बता दें, एमपी महिला सुपरवाइजर के जो सुपर नोट्स हैं वो उपलब्ध हैं। सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं चारों सब्जेक्ट के, तो आपको मात्र 128 रुपये में चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन आप एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स आपको मात्र 39 रुपये में मिलेगा। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। नोट्स में क्या क्या मिलेगा वो देख लीजिए। नोट्स में आपका जैसे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है हमने, जैसे पोषण एवं स्वास्थ्य जो आपका 55 नंबर का आने वाला है, तो पोषण एवं स्वास्थ्य जितना भी सिलेबस में आपके दिया गया है उन सब के बारे में हमने इसको जो आपने पीडीएफ में कवर किया है। उसके बाद में सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान के अंदर आपका मैथ भी आएगा, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब कुछ आने वाला है, योजनाएं वगैरह सब आने वाली हैं। तो इन सब के अलग अलग आपको जो है पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, मैथ के, रीजनिंग और कंप्यूटर के भी, साथ ही साथ में योजनाओं के भी अलग से पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में है शिशु देखभाल जिसे हम बाल विकास कहते हैं। तो जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है कंप्लीट शिशु देखभाल या बाल विकास को हमने अपने पीडीएफ नोट्स में कवर किया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद में मैनेजमेंट जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कहते हैं, जिसका भी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका भी कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाला है। ये चारों नोट्स एक साथ में आप मंगा सकते हैं और अभी आपके एग्जाम में 30 से 35 दिन का समय बचा हुआ है और ये नोट्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि अगर आप डेली 6 घंटा पढ़ते हैं तो इन नोट्स को आसानी के साथ में 15 से 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं और बाकी के बचे 15 से 20 दिनों में इसका एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स मंगवा लीजिए। इस नोट्स से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, थ्योरी कंप्लीट करना है और जो हम डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं वो प्रैक्टिस से डेली लेंगे आप, तो आसानी के साथ में आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप एग्जाम देने जाएंगे। और 660 जो सीटें निकली हुई हैं इसमें एक सीट आपकी कन्फर्म है। ठीक है ना, कन्फर्म हम कह रहे हैं, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स से तैयारी कर लेंगे तो ये कन्फर्म है कि आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ में आपको बता दें ये जो नोट्स हैं ये पीडीएफ फॉर्म में आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, किसी के घर पर नोट्स नहीं भेजे जाएंगे। क्योंकि अभी हमने 2-3 लोगों ने हमारे पास में स्क्रीनशॉट भेजा है कि सर बहुत सारी एकेडमी ने हमसे पैसे ले लिए हैं, 699, 799, 900 रुपये तक ले लिए हैं, 1499 रुपये तक ले लिए हैं, लेकिन नोट्स अभी तक हमारे घर पर नहीं आ पाए हैं। इसके लिए वो बहुत परेशान है। इसलिए हमने भाई ये घर वाला सिस्टम ही खत्म है, घर पहुंचाने वाला काम नहीं है अपना। आप सीधे 128 का पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, 1 मिनट के अंदर पूरे कंप्लीट नोट्स अपने व्हाट्सएप पर लीजिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, इसके लिए कुछ खास आपको करना नहीं है, आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पर 128 रुपये का पेमेंट कीजिए और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। जैसे 128 का पेमेंट का स्क्रीनशॉट आएगा हम तुरंत आपको जो है नोट्स भेज देंगे। 111 रुपये एमपी टेट वाले कर सकते हैं। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स अगर आपको चाहिए तो 111 रुपये का आप पेमेंट करके एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स ले सकते हैं और 128 में आप महिला परीक्षा के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। आज का पहला प्रश्न है कि कार्यशाला जो है वो किसका उदाहरण होता है। कार्यशाला किसका उदाहरण है, 26 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। देखिए, तो यह एक व्यक्तिगत पद्धति है, यह एक फॉर्म पद्धति है, यह सामूहिक पद्धति है या फिर यह एक सार्वजनिक पद्धति है। तो कार्यशाला जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह एक सामूहिक पद्धति है। कार्यशाला में बहुत सारे लोग, कार्यशाला का अर्थ समझ रहे हैं, कार्यशाला का अर्थ है जहाँ पर कुछ लोगों का समूह एक साथ में काम करे, जैसे कि ऑफिस हो गया, जैसे कि जिम
जिम हो गई, जिम में बहुत सारे लोग एक साथ में काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब हो गए, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग एक साथ में काम करते हैं। तो ये जो है कार्यशाला का उदाहरण हो जाएगा और कार्यशाला सामूहिक पद्धति के अंतर्गत आती है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं प्रश्न के बारे में। देखिए, तो कार्यशाला एक प्रकार का प्रशिक्षण या अधिगम का कार्यक्रम है जिसे व्यवहारिक और भागीदारीपूर्ण बनाने के लिए निर्मित किया गया है, यानी कि अधिगम का अर्थ है सीखना। तो कार्यशाला में अगर आप जाते हैं तो आप क्या सीखते हैं? अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो अपना काम करना सीखेंगे, जिम में जा रहे हैं तो बॉडी बनाना सीखेंगे। तो यह एक अधिगम का कार्यक्रम है जिसे व्यवहारिक और भागीदारीपूर्ण से कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है। इसमें सामान्य तौर पर लोगों का एक छोटा समूह होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जिम में अगर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 लोग मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। जिनकी संख्या जो है 5 से लेकर के 30 तक या फिर 40 तक हो सकती है। तो एक जो छोटा समूह होता है उसे हम कार्यशाला में काउंट करते हैं और यह एक सामूहिक पद्धति होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में 101% आने वाले हैं। अपनी पीडीएफ में हमने पूरी की पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। कब पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, कौन से मॉडल पर थी, किसने बनाई, कितना लक्ष्य रखा गया, कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया, कब समाप्त हुई, ये पूरी जानकारी हमने जो है आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया है। तो आप लोग नोट्स ले लेंगे तो बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। देखिए, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था और इसको लगभग 80% लोगों ने गलत किया था। अब गलत क्यों किया था, आइए आपको बताते हैं क्या रीजन होगा। यह भी आपका मार्च 2017 28 तारीख को पूछा गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखें, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ये जो है पहली पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। अब लोगों में कन्फ्यूजन क्यों हुआ था, क्योंकि लोगों ने पढ़ रखा था कि पहली पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी, तो कृषि वाले सारे कार्य जो है पहली पंचवर्षीय योजना में किए जाएंगे। लेकिन ये तो परमाणु का कार्य है और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो उद्योगों पर आधारित थी, तो ये परमाणु वाला जो काम है वो उद्योगों वाले में किया गया होगा, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में। यहीं पर लोग जो है यहाँ पर एक तरह से उनके साथ में धोखा हो गया, क्योंकि ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग है ये पहली पंचवर्षीय योजना में ही तैयार किया गया था। अब कब किया गया था, क्या है, आइए देख लेते हैं। तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 3 अगस्त 1954, ठीक है। यह योजना 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। कौन सी योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी और 1954 में परमाणु आयोग बना था। इस तरह से ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग है ये पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 से 3 बार यह रिपीट हुआ है प्रश्न आपके लिए, स्टार मार्क कर लीजिए इस पर, ठीक है ना। देखिए, सामाजिक संबंध का मापन करने की समाज मिति नामक तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई थी, यानी समाज मिति की खोज किसने की थी। 26 मार्च को प्रश्न पूछा गया है। मेलो ने, जेम्स विक्टर ने, जैकब मोरेनो ने, या फिर उपरोक्त सभी। आइए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जैकब मोरेनो के द्वारा जो है इस समाज मिति पद्धति की खोज की गई थी। देखिए क्या है ये, तो ऑस्ट्रिया में जन्मे मनोचिकित्सक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक जैकब मोरेनो को सामाजिक संबंधों को मापने के लिए समाज मिति तकनीकी को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। ये समाज मिति टेक्निक से हम क्या करते हैं, सामाजिक संबंधों को मापने का कार्य करते हैं। सामाजिक संबंधों के मेजरमेंट का कार्य जो है वो इस पद्धति से किया जाता है, इस टेक्निक से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फिर से पंचवर्षीय योजना से है, ठीक है ना। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माननीय अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनसे संबंधित है और यह करंट अफेयर बन करके भी आ सकता है, ठीक है। देखिए, किस पंचवर्षीय योजना को मनमोहन सिंह जी ने भारत की शिक्षा योजना कहा था। कौन सी ऐसी योजना थी जिसे उन्होंने शिक्षा योजना कहा था। आपको पता है अभी मनमोहन सिंह जी का देहांत भी हो चुका है, तो ये करंट अफेयर के तौर पर भी आ सकता है। 28 मार्च 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं या फिर 11वीं या फिर 12वीं, कौन सी पंचवर्षीय योजना को शिक्षा योजना कहा था उन्होंने। ऑप्शन नंबर सी सही है, 11वीं पंचवर्षीय योजना को मनमोहन सिंह जी ने शिक्षा योजना के नाम से पुकारा था। आइए देख लेते हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 तक चली थी। ये तो आपको याद रहना ही चाहिए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, ठीक है। बाकी जो लोग चैनल पर लगातार विजिट करते रहेंगे, इसलिए कह रहे हैं आपको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार आप लोग विजिट करते रहेंगे, डेली वीडियो देखते रहेंगे, तो जैसे ही हम कोई नई पीडीएफ तैयार करते हैं, जैसे कि आयोगों की कोई पीडीएफ तैयार करते हैं या फिर पंचवर्षीय योजना की शॉर्ट पीडीएफ तैयार करते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और ये केवल उन लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, केवल उन लोगों को दी जाएगी जिन लोगों ने हमारी 128 रुपये वाली जो नोट्स है वो खरीदे होंगे। जो लोग, उनको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। जो भी नई पीडीएफ हम अपने
बीच के दिनों में बनाएंगे, जैसे कि एग्जाम से पहले जो भी पीडीएफ बनाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन लोगों ने 128 वाली नोट्स ली है। ठीक है, इसीलिए आपसे कहते हैं स्क्रीनशॉट को संभाल करके रखिएगा, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड करेंगे, हम आपसे कहेंगे आज हमने जो है आयोग की पीडीएफ बनाई है, जिन लोगों ने हमसे 128 का पीडीएफ नोट्स लिया था वो लोग मैसेज करके अपनी पीडीएफ ले सकते हैं। तो आप लोग जब मैसेज करेंगे तो टीम आपसे पुराना स्क्रीनशॉट मांगेगी, उसी स्क्रीनशॉट को देख करके आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे। ठीक है, तो अपने नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो तुरंत की तुरंत अभी 128 रुपये पे करके नोट्स मंगवा लीजिए। अभी भी ये नोट्स लगातार भेजे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति ने भारत में कृषि को उन्नत बनाया था? कुल मिलाकर पूछा जा रहा है हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी? 29 मार्च को पूछा गया प्रश्न है। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, छठवीं में या फिर आठवीं, किस पंचवर्षीय योजना में ये जो है आपकी हरित क्रांति आई थी? ऑप्शन सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति आई थी। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हरित क्रांति के बारे में। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 1969 से 1974 तक ये चली थी। ठीक है, और हरित क्रांति को शुरू करने में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस योजना के दौरान सरकार ने उच्च उपज देने वाले किस्म के जो बीज होते हैं, जिन्हें हम HYV बीज कहते हैं, इसको पेश करने पर ध्यान केंद्रित किया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि HYV जो बीज हैं वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आए थे? तो ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 से 74 के दौरान आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उत्सव के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? जब भारत की स्वतंत्रता का 50वां वर्ष मनाया जा रहा था तो कौन सी पंचवर्षीय योजना उस टाइम पे चल रही थी? 28 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। छठवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, सातवीं चल रही थी, आठवीं या फिर नौवीं? कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो चल रही थी जब भारत अपना स्वतंत्रता का 50वां वर्ष मना रहा था। 47 में भारत स्वतंत्र हुआ था, 97 में मनाया जा रहा था। चलिए कुछ और जानकारी आपको डिटेल में देते हैं इस योजना के बारे में। कौन प्रधानमंत्री था उस टाइम पे? तो भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष 1997 में पूरे हुए थे। इस दौरान भारत में नवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसका समय जो काल है वो आपका 1997 से 2002 था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ये भी याद रखना, नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अटल बिहारी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। नेतृत्व किसे कहते हैं? यानी नेतृत्व की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। तो आइए देखते हैं। समूह को लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने की प्रक्रिया को नेतृत्व कहते हैं, या फिर लक्ष्य प्राप्त करने वाला जो समूह होता है उसे नेतृत्व कहते हैं, या समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने वाला जो होता है उसे हम नेतृत्व कहते हैं। आइए देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि समूह को लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में ले जाने वाला जो होता है उसे हम नेतृत्वकर्ता कहते हैं, और इसी काम को हम नेतृत्व कहते हैं। चलिए देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, तो नेतृत्व एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसका विद्वानों के द्वारा सदियों से अध्ययन किया जा रहा है कि भाई नेतृत्व किसको कहते हैं, कहते किसको हैं आखिर नेतृत्व। तो यहाँ पर एक जो है परिभाषा निकल करके आई कि नेतृत्व जो है वो सामान्य लक्षणों की प्राप्ति के लिए लोगों के समूह को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम नेतृत्व कहते हैं। मान लीजिए आपको नेता बना दिया गया, ठीक है, आप किसी एक ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य क्या होगा कि जितने भी लोग हैं आपके साथ में उन सबको उस टारगेट तक पहुंचाना जहां के लिए उन्होंने आपको ज्वाइन किया है। जैसे कि आपने हमको ज्वाइन किया है, आप हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, हम आपका नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये हमारा लक्ष्य होगा कि आप सबकी जॉब लगे, जो लोग भी हमारे साथ में लगातार अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपका नेतृत्व कर रहे हैं, हम आपको प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, आपके जो कमेंट हैं वो हमारे लिए पेट्रोल का काम करते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, हमको ऊर्जा मिलती है आपके कमेंट्स से, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। राष्ट्रीय आयोजना समिति की नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कब की गई थी? किस वर्ष की गई थी राष्ट्रीय आयोजना समिति की नियुक्ति? चलिए देखते हैं। 27 मार्च को पूछा गया है। 1930 में, 1932 में, 1936 या 1938 कब की गई थी राष्ट्रीय आयोजना समिति की नियुक्ति? आइए देखें। ऑप्शन डी सही है, 1938 में यह समिति बनी थी। किसने बनाई थी, कैसे बनाई थी, आइए देख लेते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय आयोजना समिति, जिसे हम एनपीसी कहते हैं, इसकी स्थापना की थी। एनपीसी को भारत की आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करने और आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा गया था। तो एनपीसी की स्थापना 1938 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। देखिए,
तो मित्र मंडली के सदस्य किस प्रकार का सामाजिक समूह है, यानी कि आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो किस प्रकार का सामाजिक समूह होगा। 29 मार्च को पूछा गया है। बाह्य सामाजिक समूह यानी आउट ग्रुप होगा, आंतरिक सामाजिक समूह यानी इन ग्रुप होगा, या कार्यात्मक समूह होगा, या फिर राजनैतिक समूह होगा। मित्र मंडली किस प्रकार का समूह होगा। आंसर का आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि यह एक आंतरिक समूह होता है। अब ये आंतरिक समूह कहते किसे हैं, आइए देख लेते हैं। तो आंतरिक समूह लोगों का एक ऐसा समूह है जिसे एक व्यक्ति पहचानता है और उससे जुड़े होने की भावना महसूस करता है। यानी आंतरिक लोग, आंतरिक आप ये समझ लीजिए जो आपके दिल के अंदर बसा हुआ है। तो जो मित्र लोग होते हैं वो आपके दिल के अंदर बसे हुए होते हैं ना, तो इनको हम इन ग्रुप मानते हैं, यानी कि दिल से जुड़ाव जिनका होता है, जो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़े होते हैं, उनको हम आंतरिक समूह के अंतर्गत रखते हैं। तो जो मित्र हैं, जो परिवार है, ये आपका आंतरिक समूह के अंतर्गत आएगा। और जो बाह्य समूह होता है वो कौन होता है, तो जैसे कि कोई स्टूडेंट है, जैसे कोई विद्यालय है, तो ये सब बाह्य समूह के अंतर्गत आएंगे, जो आपसे एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं। अब आप लोग कैसे जुड़े हैं, भावनात्मक रूप से या फिर केवल वैसी फॉर्मेलिटी में, तो ये तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो समझ में आएगा कि हाँ भाई आप मतलब हृदय से हमारे साथ जुड़े हैं, या फिर केवल सिलेक्शन लेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए, वैसे हमारा काम यही है, आपका सिलेक्शन दिलवाना। उसके बाद में आप आओ या ना आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए बस। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मानिए इसको। ठीक है, तो जो 20 सूत्री कार्यक्रम है कब शुरू किया गया था, 26 मार्च को पूछा गया प्रश्न है। 1975 में, 1970 में, 1980 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। कब शुरू किया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। देखिए, तो 20 सूत्री कार्यक्रम आरंभ में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। बाद में इसे 1982 और फिर 1986 में से पुनर्गठित किया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो शुरुआत किसने किया था, इंदिरा गांधी जी ने 1975 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, समाज में सामाजिक दृष्टि से परिभाषित पद या स्थिति को क्या कहते हैं। यानी कि आप समाज में बैठ रहे हैं, तो जो सामाजिक दृष्टि से आपको पद मिला है उसको हम क्या कहेंगे। ये भी 26 मार्च का प्रश्न है। भूमिका कहेंगे, अंतरक्रिया कहेंगे, हैसियत या फिर स्टेटस कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे बताइए, कि आप समाज में हैं, आपके समाज में, कहते नहीं, आपकी समाज में क्या स्टेटस है, क्या हैसियत है आपकी, तो हम इसको स्टेटस या फिर हैसियत कहते हैं, कि समाज में आपकी क्या स्थान है, क्या स्थिति है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, हैसियत या फिर जिसे हम स्टेटस कहेंगे। देखिए, तो यह उस स्थिति से जुड़ी अधिकारों, कर्तव्य, अच्छा मतलब कि कर्तव्य अच्छा का एक सामूहिक विशेषता है। यानी कि जैसे आप क्या काम कर रहे हैं एक समाज के अंदर, तो ये उसकी विशेषता बताता है कि आपको क्या स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, देखिए, जो यह दर्शाता है कि आपकी स्थिति समाज में क्या है, कि आप समाज में अगर हैं तो समाज में हाई लेवल पर हैं, यानी कि आपकी एक अलग पहचान है कि भैया बहुत पैसा वाला है, या फिर उसका लड़का तो सरकारी नौकरी करता है। ये आपकी एक स्टेटस यानी हैसियत को दर्शा रहा है। तो हैसियत या फिर स्टेटस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सबसे छोटा सामाजिक समूह क्या होता है। जो समाज को आप जानते हैं ना, सब लोगों से मिलकर के समाज बनता है, परिवार बनता है, ये बनता है। तो सबसे जो छोटा सामाजिक समूह होता है वो क्या होता है। 25 मार्च को पूछा गया है, परिवार, गांव, देश या फिर राज्य। इसमें आप खुद ही देख करके बता सकते हैं कि सबसे छोटा क्या होगा। सबसे छोटा परिवार होगा। तो सबसे छोटा सामाजिक समूह परिवार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखिए, एक सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो नियमित रूप से अंतःक्रिया करते हैं, एक समान पहचान भी साझा करते हैं। जैसे कि आपका देश हो गया, तो देश में कौन है, इंडियन है। सब लोग मिलकर के क्या कहलाएंगे, इंडियन कहलाएंगे। कहीं बाहर अगर आप जाएंगे तो इंडियन कहलाएंगे। अपने राज्य के लोग क्या कहेंगे, भैया वो तो बिहारी है, भैया वो तो महाराष्ट्रियन है। तो ये क्या है, एक समान पहचान साझा कर रहे हैं। इसी को हम सामाजिक समूह कहते हैं। भैया वो तो शुक्ला परिवार से, जैसे मैं हूँ, तो मैं भैया वो तो शुक्ला परिवार से हैं, शुक्ला सर हैं। क्यों, हम एक समान सामाजिक जो है कह सकते हैं पहचान साझा करते हैं। हमारे भाई को भी शुक्ला परिवार कहा जाएगा, हमारे पिताजी को भी शुक्ला परिवार से नाम से जाना जाएगा, क्योंकि हम समान पहचान साझा कर रहे हैं। तो सबसे जो छोटा सामाजिक समूह होता है वो परिवार रहेगा। आगे बढ़िए, 13 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस अध्यापन सहायक सामग्री के लिए कहानी की आवश्यकता होती है। अध्यापन सहायक सामग्री समझते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे हम अध्यापन सहायक सामग्री कहते हैं। तो ऐसी कौन सी सामग्री है जिसको पढ़ाने के लिए कहानी की आवश्यकता पड़ती है।
चार्ट, कठपुतली, प्रदर्शन या सभी? ये भी आपका 26 मार्च 2017 को पूछा गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कठपुतली जो है उसके लिए कहानी की आवश्यकता होगी। आपने कठपुतली का खेल देखा है? बहुत कम लोगों ने देखा, मैंने खुद ही नहीं देखा है। कठपुतली में क्या होता है कि एक कहानी रहती है, ये राजा है, ये रानी है, ठीक है? ये लोग युद्ध करेंगे, मतलब आपस में नहीं युद्ध करेंगे, ठीक है ना? मतलब ये रानी है, जब राजा युद्ध करने जाएगा तो रानी इसको मुकुट पहनाएँगी, तलवार देंगी, तो ये एक प्रकार की कहानी होती है और इसको कठपुतली वाले खेल में दिखाया जाता है। तो कठपुतली वाले खेल में एक कहानी की आवश्यकता होती है। कहीं ऐसा नहीं कर दो भैया राजा-रानी को आपस में ही लड़ा दिया, ठीक है? देखिए, कठपुतलियाँ छात्रों को संलग्न कर सकती हैं। कठपुतली के खेलों को पहले के छात्र, आपके छात्र तो मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, ठीक है ना? पहले के छात्र कठपुतली की जो कहानियाँ होती थीं, उसको एक साथ बैठ कर के देखते थे, तो संलग्न कर सकती हैं। उन्हें जटिल विचारों को अधिक प्रासंगिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने में मदद करती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन-सा एक नेता का गुण होता है? अब नेता तो आदमी अपने आप को हमेशा समझता है कि मैं ही हूँ भैया जो हूँ, मैं ही नेता हूँ, मैं ही लीडर हूँ, ठीक है? ये भी 26 मार्च को पूछा गया है। तो नेता का गुण कौन-सा है? प्रभावित करना, सहयोग करना, मार्गदर्शन करना या फिर उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी कार्य नेता के होते हैं, ये सभी गुण नेता के होते हैं। नेता भाई अपने लच्छेदार भाषण देकर के आपको प्रभावित कर सकता है। अच्छा नेता होगा तो आपको आपका सहयोग भी करेगा, कोई बीमार हो गया तो पैसे-वैसे से आपका सहयोग कर सकता है, कहीं आप फँस गए हैं, ठीक है, तो अपनी पावर का यूज़ करके आपका सहयोग कर सकता है, आपका मार्गदर्शन भी कर सकता है। जैसे कि हमारे पिताजी हैं, तो पिताजी भी एक नेता की तरह ही हैं, एक लीडर का काम ही कर रहे हैं, वो मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपको इस दिशा में जाना है, आपको इस दिशा में पढ़ना है। जैसे मैं हूँ, तो मैं भी एक नेता की ही तरह हूँ। अब ऐसा मत कहना सर अपने आप को नेता बोल रहे हैं, नेता का अर्थ है नेतृत्वकर्ता। हम आपको मार्ग दिखा रहे हैं कि इस तरह से पढ़िए, ये नोट्स मँगा लीजिए, ऐसे तैयारी कीजिए, तो हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हम भी एक तरह के नेता ही कहलाएँगे, ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये जो पोस्टर होते हैं, ये पोस्टर किसके उदाहरण होते हैं? जगह-जगह पर आप लोगों को पोस्टर टंगे हुए दिख जाते हैं, ठीक है ना? कोई पंपलेट लगा गया, भैया क्रिकेट स्टेडियम मतलब क्रिकेट मैच होने जा रहा है, ऐसे-ऐसे सब लोग इकट्ठे होंगे, आप भी आइए, इसकी एंट्री फीस इतनी रखी गई है, जीतने पर इतना दिया जाएगा। तो ये पोस्टर जो हैं, वो किसका उदाहरण है? दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, मुद्रित सहायक उपकरण या फिर सभी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये जो पोस्टर होते हैं, वो दृश्य सहायक उपकरण होते हैं, ठीक है? अब वो पोस्टर लगा हुआ है दीवार पर, तो वो चिल्ला-चिल्ला के तो बोल नहीं रहा है, आप उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तभी तो आपको पता चल रहा है कि क्या होने वाला है। तो यह एक दृश्य सहायक उपकरण होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अब दृश्य सहायक उपकरण होते क्या हैं? तो दृश्य सहायक उपकरण वह होता है जो लोगों को उनकी दृश्य इंद्रियों का उपयोग करके, यानी आँखों का यूज़ करके जानकारी को समझने और याद रखने में मदद करता है। उसे हम दृश्य सहायक उपकरण कहते हैं। अब भैया वीडियो पसंद आ गया हो, समझ में सारी चीज़ें आ रही हों, तो सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अभी तुरंत की तुरंत अपने सभी ग्रुप में, जो भी ग्रुप आपके हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब पर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुँच सकें। ये वो व्हाट्सएप नंबर है जहाँ से आपको नोट्स प्राप्त होंगे, 7052547003। करना कुछ नहीं है, बस वो जो ऊपर स्कैनर दिया हुआ है उस पर पेमेंट कीजिए 128 का, इस व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत की तुरंत 1 मिनट के अंदर आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। थोड़ा बहुत समय लगता है कभी-कभी, का जैसे हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सारा सिस्टम बंद है, नेटवर्क वगैरह बंद है, तो आधा घंटा के लिए बंद हो जाता है। ऐसे में आपको परेशान नहीं होना, ठीक है? नोट्स हर एक व्यक्ति को भेजे जाते हैं, जिसने भी स्क्रीनशॉट भेजा होगा सबको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसमें फ्रॉड वाला कोई काम नहीं है, ठीक है ना? लगभग 98,000 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, तो ये फ्रॉड वाला काम अपन नहीं करते हैं, ठीक है? और अब शेयर भी आपको करना है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँ, ठीक है? आपका अपना परिवार है, तो शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के पास में। चलिए मिलते हैं फिर कल सुबह, नेक्स्ट वीडियो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा, जिसका भी नंबर होगा, जिस भी सब्जेक्ट का, कल सुबह प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल सुबह। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक देगी, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कुछ स्टडी मटेरियल डले हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि राकेश यादव सर के मैथ के क्लास नोट्स डले हैं, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक डली हुई है, पूरी वॉल्यूम 1 पूरी डली हुई है, ठीक है? एनसीईआरटी के साइंस सोशल साइंस के नोट्स डले हुए हैं, तो वो सब आप वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से चैनल है, सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।